जय हिंद। एडू पावर एन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु से संबंधित तीसरा क्लास है ये। और इसके पिछले दो क्लासों में हम लोगों ने देखा है कि पदार्थ के वर्गीकरण और परमाणु के बारे में विभिन्न सिद्धांतों का जो प्रतिपादन हुआ है उसके बारे में हम लोग जाने हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु भार और परमाणु क्रमांक क्या होते हैं और ये किस तरह से बनाए गए हैं और इसमें कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले परमाणु के बारे में कि परमाणु जो है क्या है। परमाणु तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं और ये परमाणु जो है इसी तरह की एक संरचना होती है। और परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करती है, चक्कर लगाते रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि परमाणु के जो मूल कण होते हैं, परमाणु के मूल कण होते हैं तीन, जो इलेक्ट्रॉन हम लोग कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इससे संबंधित सिद्धांत सर्वप्रथम डाल्टन महोदय ने दिया था और डाल्टन महोदय ने यह बताया था कि परमाणु अविभाज्य है। लेकिन आगे चल के इसी क्षेत्र में रदरफोर्ड ने परमाणु से संबंधित अपना सिद्धांत प्रतिपादित किए और उन्होंने परमाणु के बारे में जो तथ्य बताए कि परमाणु क्या है, विभाज्य है। और परमाणु के मूल तीन कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसमें उन्होंने बताया कि परमाणु क्या है, परमाणु का अधिकांश भाग जो है वह खोखला है। और परमाणु क्या है कि नाभिक में भार होते हैं और परमाणु के उसमें जो होता है प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। और प्रोटॉन पर धन आवेश होते हैं जबकि न्यूट्रॉन पर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाती है वो क्या होते हैं, उस पर निगेटिव चार्ज होता है। इस प्रकार से रदरफोर्ड ने अपने परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत में अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत जो है उसमें ये बताए थे। अब आगे हम लोग देखेंगे इसी से महत्वपूर्ण तथ्य जो क्या है कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि परमाणु के मूल कण जो होते हैं तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बारे में हम लोग देखे हैं, जाने हैं। तो इसके खोजकर्ता जो हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, जे टॉमसन है, जे टॉमसन। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज आवेश जो होते हैं ऋण आवेश होते हैं। और इसके द्रव्यमान जो होते हैं क्या होता है, इस तीन मूल कण में अगर प्रतियोगी परीक्षा में यह पूछा जाए कि सबसे हल्का कण कौन होता है, तो सबसे हल्का कण जो होता है, सबसे कम वेट जो होता है, जिसका सबसे कम मास जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। और इलेक्ट्रॉन के जो मास होते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का भार है, यानी कि इतना हल्का होता है, इतना हल्का होता है कि लगभग वो वेटहीन होता है। अब दूसरे है प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन महोदय ने किया था। और गोल्डस्टीन महोदय ने यह बताया कि प्रोटॉन पर क्या होता है, धन आवेश होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं इस पर। और इसका जो द्रव्यमान होता है, वेट जो होता है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इस तरह से क्या है कि इलेक्ट्रॉन के तुलना में प्रोटॉन क्या होते हैं, भारी होते हैं। और तीसरा इसी क्षेत्र में खोज न्यूटन का खोज हुआ और चैडविक महोदय ने न्यूटन का खोज किया। और न्यूटन पर क्या होते हैं, न्यूटन आवेशहीन होते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, आवेशहीन होते हैं, वो उदासीन होते हैं। और इसका मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है 1.6648 इंटू 10⁻27। यानी कि यह क्या होता है कि सबसे ज़्यादा भार जो होता है न्यूट्रॉन में ही होता है, न्यूट्रॉन में सबसे अधिक भार होते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछे जाते हैं कि परमाणु के सबसे हल्के कौन कौन हैं, तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्के हैं। और सबसे भारी अगर पूछा जाए
तो न्यूट्रॉन चार्ज से भी संबंधित पूछा जाता है कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और न्यूट्रॉन जो होते हैं आवेशहीन होते हैं। अब ये मोटा मोटी बेसिक कॉन्सेप्ट है परमाणु से संबंधित। आगे इसके बारे में हम लोग और सी विभिन्न जानकारियां प्राप्त करेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि परमाणु भार के बारे में। तो परमाणु भार क्या है? तो एक्चुअली जो होता है कि परमाणु का जो भार होता है वो ये परमाणु है, और ये जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते रहते हैं तो इनका भार नथिंग न के बराबर होता है, नहीं होता है। मुख्य रूप से जो परमाणु का भार होता है, परमाणु के नाभिक का ही भार हम लोग, परमाणु के नाभिक का जो भार होता है उसी भार को हम लोग परमाणु भार कहते हैं। परमाणु के नाभिक का जो भार होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु भार। इसीलिए इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। परमाणु ए से मतलब, कहने का मतलब एटम। परमाणु भार जो होते हैं क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक के भार होते हैं। और परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण रहते हैं? तो परमाणु के नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसी दोनों के संख्या को, इसी दोनों के भार को हम लोग एटॉमिक वेट कहते हैं, यानी कि परमाणु भार कहते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि परमाणु भार बराबर कितना, किसके भार के बराबर होते हैं? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो भार होता है वही परमाणु भार होता है। इस फॉर्मूले से भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसका जो होता है A बराबर N+P, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वही परमाणु भार कहलाती है। आगे हम लोग देखते हैं, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखते हैं दूसरा, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक में इस क्षेत्र में क्या हुआ कि क्रमांक से संबंधित जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए और क्रमांक जब निर्धारित किया जा रहा था तो इसमें विभिन्न वैज्ञानिकों का अलग अलग मत प्रस्तुत हुआ, और उसमें जो है कि काफ़ी मतभेद रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होती है। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का कहना था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम लोग आधार बनाएंगे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर है तो आखिर किसी की प्रधानता क्यों दी जाए। तो आगे इस क्षेत्र में मेंडलीफ और मोसले महोदय ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, और पीरियोडिक जो टेबल बनाया गया है तो उसमें क्रमांक के आधार पर जो उनको सीट अरेंजमेंट किया गया है, उस सीट अरेंजमेंट में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु क्रमांक में क्या है कि P जो होते हैं परमाणु के नाभिक में होते हैं, नाभिक में होते हैं, तो ये इनका स्थान बदल नहीं सकता है, क्रमांक हमेशा बराबर रहेगा। इसीलिए उन्होंने मुख्य रूप से यह आधार माना और यह कहा कि प्रोटॉन की संख्या जो होगी वही क्या होगी? परमाणु क्रमांक होगा। यानी कि परमाणु क्रमांक को उन्होंने यह बताया कि जेड से, परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। परमाणु क्रमांक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जेड से। तो परमाणु क्रमांक में हम किसको कह सकते हैं? तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। लेकिन जेड जो जब भी कभी होंगे तो इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होंगे। इसीलिए परमाणु क्रमांक को देखिए, इस फिगर में दिखाया गया है कि परमाणु क्रमांक जो होते हैं जेड, जिसको हम लोग कहते हैं, ये जेड हो सकते हैं, जो प्रोटॉन हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन जेड जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब परमाणु क्रमांक वही होंगे जो प्रोटॉन की संख्या होगी, प्रोटॉन की जो संख्या होगी वही परमाणु क्रमांक भी होगा। आगे हम लोग कई उदाहरणों के द्वारा इसको हम लोग समझेंगे, देखेंगे। अब इससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से परमाणु क्रमांक और परमाणु भार निकाला जाता है, और हम लोग अगर किसी चीज़ का दिया हुआ है संख्या तो उसमें हम लोग कैसे उसके आधार को निकालेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले, जैसे आर्गन है। आर्गन एक क्या है? तत्व है।
आर्गन के परमाणु भार कितने होते हैं? आर्गन के परमाणु भार जो होते हैं 40 होते हैं। अब सबसे पहले परमाणु भार 40 होते हैं, तो हम लोग एटॉमिक यानी कि परमाणु का भार क्या है? 40 है। तो एटम जो है इसका भार जो है 40 है, यानी कि द्रव्यमान 40 है। और इसके तो अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जेड जो है परमाणु क्रमांक को डिनोट करता है। तो जेड हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमको निकालना होगा प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी आर्गन में? तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 18, क्योंकि ये प्रोटॉन की संख्या जो होती है परमाणु क्रमांक को दिखाती है। तो प्रोटॉन की संख्या कितना, इसका क्रमांक कितना है? 18 है। जेड है यहाँ, इसको हम जेड लिख सकते हैं, इसको हम लोग ए लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये भार है, एटम का भार है, और ये जो है जेड जो है क्या है? परमाणु क्रमांक है। तो ये 18 हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी कितनी? 18, और परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 18। लेकिन अब न्यूट्रॉन की एकमात्र चीज़ को छुपाया जा सकता है, सिर्फ वो सभी तो ये इसमें क्लियर ही रहते हैं, एक मात्र न्यूट्रॉन की संख्या को छुपाया जा सकता है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि अब इसमें पूछे कि न्यूट्रॉन की संख्या कितना है आर्गन में, तो न्यूट्रॉन की संख्या जो है वह 18 है, क्योंकि ये 18 जो न्यूट्रॉन की संख्या होते हैं ये क्या 22 है, 18 नहीं सॉरी, ये क्या है? 22 है, 22। जब हम इस 40 में से 18 को घटाएंगे तो क्या होगा? 22 बच जाएगा। वो जो 22 होगा वो न्यूट्रॉन की संख्या, और इसकी दोनों की संख्या को हम जोड़ देंगे तो हमारा एटॉमिक वेट आ जाएगा। जैसे प्रोटॉन मान लीजिए इसमें 18 है, तो 18 प्लस क्या करेंगे? 22। जैसे ही 18 प्लस 22 करेंगे तो 40 आ गया। तो ये एटॉमिक वेट हमको आ गया। यहाँ ये क्या है? जेड जो है परमाणु क्रमांक है। तो जेड परमाणु क्रमांक हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या जो होती है वही परमाणु क्रमांक भी होती है। अब इस तरह से हम एक उदाहरण हम लोग समझे किसके बारे में? आर्गन के बारे में। दूसरा हम लोग देखते हैं कि दूसरा उदाहरण कैल्शियम का हम लोग देखते हैं। कैल्शियम में क्या है? इसका परमाणु भार क्या है और इसके परमाणु क्रमांक क्या है? तो कैल्शियम का यहाँ लिखा हुआ है परमाणु भार, इसमें आप समझ सकते हैं कि कौन हो सकता है। तो परमाणु भार, एटम का भार यहाँ दिखाया गया है, तो 14 है। एटम का भार 14 है, और क्रमांक इसके क्या है? क्रमांक को जब भी कभी दिखाया जाएगा, एटम परमाणु द्रव्यमान को दिखाया जाएगा तो ऊपर की संख्या, द्रव्यमान मान होता है क्या? वेट। तो वेट कभी भी जो होता है ऊपर डिनोट किया जाता है, ऊपर दर्शाया जाता है, क्योंकि वेट को हम लोग कभी भी रखते हैं तो ऊपर रखते हैं, सर के ऊपर। अगर वजन का कोई चीज़ है तो उसको ऊपर हम लोग रखते हैं। तो वेट क्या है? अब यहाँ क्या हो गया? एटम का वेट कितना है? एटॉमिक वेट परमाणु भार 40 है, और ये जो है यहाँ कैल्शियम के इसके क्रमांक कितने हैं? 20 हैं। तो क्रमांक को हम लोग यहाँ 20 लिखेंगे, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20 होगा। और यहाँ अब हमको देखना है कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो ये आप समझ गए। अब आगे हम लोग देखते हैं एक ऐसा ही उदाहरण यूरेनियम के बारे में। U-35 जो होता है, यूरेनियम जिसको हम लोग कहते हैं, तो U-35 में ये क्या है? ये एटॉमिक वेट है, ये भार है, एटम का भार है। तो ये एटम का भार क्या हो गया? U-35 माने 235, और इसमें जेड क्रमांक क्या है? तो क्रमांक इनके 92 है। अब क्रमांक जब ये 92 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 92 होगा, और ये इलेक्ट्रॉन भी 92 होंगे। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग जानते हैं, न्यूट्रॉन की अगर संख्या निकालना हो हम लोगों को
तो एटम के परमाणु के भार में से परमाणु का क्रमांक जब हम घटा लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का संख्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन का संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ 235 में से हम 92 घटाएंगे तो 143 क्या होगा हमें प्राप्त होगा। तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई। परमाणु के नाभिक में U जो है U235 जो है उसमें क्या है कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 143 है, 143 है। अब हम लोग इसी तरह से कॉपर का देखते हैं, Cu का, कॉपर जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें परमाणु भार कितने हैं, तो परमाणु भार को हम लोग A से डिनोट करते हैं। तो A से डिनोट जब परमाणु भार को करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ दिखाया गया है कि परमाणु भार इसके 63 हैं, तो 63 हो जाएंगे। और यहाँ दिखाया जा रहा है कि इसके क्रमांक 29 हो जाएंगे और इसका जो प्रोटॉन की संख्या होगा वह क्या होगा, 29 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 29 होंगे। और 63 में से जब हम 29 को घटाएंगे तो 34 आएंगे, 34। ये न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि जो भी परमाणु भार या परमाणु क्रमांक हमको निकालना हो तो ये इस मेथड से हम लोग आसानी से इस छोटे से फॉर्मूले को आधार मानकर हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु में आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार जो पिछले 2 क्लासों में बताया गया है उसको भी आप लोग रिवीजन कीजिएगा और इसको भी रिवीजन कीजिएगा। थोड़ा सा रिवीजन के बाद निश्चित रूप से आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।